हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के ज़रिए मीडिया स्टार की तरफ से कोशिश रहती है कि आपको जो कुछ मीडिया से बताया जा रहा है, जो गोदी मीडिया से आपको बताया जा रहा है, उसमें कहाँ कुछ सच है, कितना झूठ है, क्या कुछ है, कुछ गहराई से मालूमात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की। इस वक्त बहुत तेजी से खालिस्तान वाला मामला उठाया जा रहा है। एक आदमी का नाम जिसको शायद 2-4 महीने पहले लोग जानते भी नहीं थे, अमृतपाल सिंह, उसको एक तरह से ऐसा हीरो बना करके पेश किया जा रहा है। रोजाना ये बताया जा रहा है कि साहब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, वो भाग रहा है, यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है। रोजाना तकरीबन जिस तरह से बिल्ली और चूहे का वो दिखाया जाता है ना खेल, तकरीबन उस तरह का हाल बताया जा रहा है। रोजाना मीडिया में आपको हमें बिजी रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इसकी वजह वो तो नहीं है जो पंजाब के जो सिख भाइयों ने किसान आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा किया था? क्या उसकी वजह तो नहीं है? इसके अलावा खालिस्तान की बात अब कहां से आ गई? आखिर क्या हो गया? कौन सी ऐसी वजह है जो इस वक्त खालिस्तान का मुद्दा उठाया जा रहा है? क्या 2024 के इलेक्शन से कोई ताल्लुक तो नहीं है इसका? क्या इससे पहले इसमें केजरीवाल का कोई रोल रहा है? क्योंकि जब केजरीवाल वहां इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी पार्टी जिसमें कांग्रेस को हराया गया और आम आदमी की पार्टी सरकार की बनी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका ताल्लुक खालिस्तानी मूवमेंट से है, यानी अलगाववादियों से है। तो ये सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं सरदार दया सिंह जी, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं और अब से पहले भी वो अपनी बात मीडिया स्टार वर्ल्ड के चैनल पर अपनी बात खुल करके कह चुके हैं। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये एक नई बेचैनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए आम आदमी की तरह से, तो ये बेचैनी सरकार के लिए भी है कि अगर खालिस्तान का मुद्दा वाकई उठ रहा हो, और अगर खालिस्तान का मुद्दा नकली उठ रहा हो तो आम आदमियों के लिए बेचैनी है। खासतौर पे पंजाब में जो लोग हैं, जो सुकून से रहना चाहते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, किसान हैं और कारोबारी हैं, बड़ी तादाद में विदेशों में भी जाकर के काम करते हैं, वो पैसा काफ़ी आता है देश में उनके ज़रिए। तो अभी इस वक्त जो कुछ मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस तरह से भी है, पहले आप इसको बताइए कि आखिर क्यों है जो इस वक्त ये मुद्दा उठाया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपने पिछले दिनों पंजाब का दौरा भी किया था, वहां बहुत लोगों से मिले भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अगर 2017 के चुनाव को, जो पंजाब में चुनाव था, अगर उसको समझने का कोई कोशिश कर ले, तो केजरीवाल के पास फंड जो है वो विदेशों से आया, ये उन्होंने माना भी, और लोग, बहुत सारे लोग उसके साथ पंजाब में बाहर सिख आए और उसके साथ खड़े हुए। जो बाहर पंजाब वाला सिख आया, उसके पीछे का सच ये था कि उनमें कहीं ना कहीं मानस में ये है कि पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने और पंजाब में हमारे आने जाने की सुविधा और साफ हो सके। उनको भी लगा कि केजरीवाल का एक माध्यम हमारे लिए बहुत सूटेबल हो सकता है, तो वो बड़े, उन्होंने पैसा भी दिया, उन्होंने खर्चा भी किया, उन्होंने सारे काम किए और जितना पैसा इकट्ठा करके दिया 2017 के इलेक्शन में, कुदरती कांग्रेस ने उस समय सरदार अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पे, उस पर दाव लगा दिया। क्योंकि अमरिंदर सिंह वो स्थिति, हालत थी, वो सोच थी जिसने 1984 में अपनी सांसद होते हुए अपने इस्तीफा दिया और ब्लू स्टार ऑपरेशन के खिलाफ चले गए, जबकि वो कांग्रेस में थे। तो इसलिए सिखों ने अकाली के खिलाफ तो सिख खड़ा था, क्योंकि अकाली दल को वो समझ रहा था कि अकाली दल संघ का ही एक प्रारूप हमारे सामने है, वो संघ के लिए काम करता है, तो उसके सामने कौन हो। तो अमरिंदर सिंह जैसा चेहरा जब उनके सामने आया, तो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल था, जो ये कह रहा था कि मुझे 112, 117 में से 112 मिलेंगी, फिर 90 मिलेंगी, 87 मिलेंगी, इनको मिली 22 और अमरिंदर सिंह को 77 सीट मिली। तो 2017 का खेल ये हुआ। अब दूसरा एक चेहरा आया हमारे सामने। अब ये 2022 का जब इलेक्शन हुआ, इसमें एक नया चेहरा आ गया
इसमें ना तो अमरिंदर सामने आया, ना अकाली दल के पास कुछ रहा, तो वैक्यूम हो गया। जब भी कौमों में, किसी भी कौम में, खासतौर पर सिखों में, जब नेतृत्व विहीन हो जाता है, जब लीडरशिप खला पड़ जाए, लीडरशिप ही ना रहे, तो लीडरशिप क्या रहे? तो वो बिल्कुल खाली लीडरशिप है। मैं थोड़ा सा एक बात और आपसे करता हूँ। 1978 में अकाली दल के पास 13 मेंबर पार्लियामेंट थे। पंजाब की सरकार अकाली दल की थी। केवल एक ही काम किसने करवाया? वैसाखी के खालसा के दिवस पर अमृतसर में निरंकारी सम्मेलन की इजाजत दिलवा दी। नतीजा 13 सिख मारे गए और नतीजा ये हुआ कि 1984 तक ये हालात बन गए कि उसको वापस कैसे लिया जाए। वो भिंडरांवाला भी उसी 1978 के बाद की देन है। अब रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि खालिस्तान की। खालिस्तान मुद्दा ना तो पंजाब में कभी रहा, ना किसी ने कभी डिमांड की। हाँ, लोगों ने जब पंजाबी सूबे का बना तो लोगों ने कहा ये खालिस्तान मांगते हैं। अनंतपुर साहब का रेजोल्यूशन आया तो उन्होंने कहा ये खालिस्तान मांग, जबकि खालिस्तान की डिमांड कभी पंजाब ना सिखों ने कभी की, ना सिखों में, बल्कि उनके मुंह में डाली गई। इवन भिंडरांवाला ने भी कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की। तो मेरा ये कहना था कि खालिस्तान की डिमांड का कहना और उसके बाद जो लगातार जो 30-40 साल का जो इतिहास हमारा है वो ऐसे संकटों में रहा। एक बात मैं और साफ कर दूं, सरदार मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक तो सिख चेहरा थे, दूसरा ये था कि उन्होंने संसद के पटल पर ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए माफी मांग ली। तीसरी बात ये हुए कि उन्होंने कोशिश की कि सिख, हिंदू, मुस्लिम को सबको साथ लाया जाए। नतीजा आपने देखा कि अगर 2004 में उनके पास 145 सीट थी तो 2009 में वही सीट बढ़कर 206 हो गई और 206 के लिए भी मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री का दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि मनमोहन सिंह ने एक नए किस्म का पंजाब में एक स्थिति पैदा कर दी जिसमें आपसी संबंध फिर से इकट्ठे हो गए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक मंच पर आ गए और कोई वहां ऐसा लगा नहीं। अब उसको तोड़ा कैसे जाए? एक नई स्थिति हमारे सामने है, उसको तोड़ा। संघ कभी नहीं चाहता था कि सिख लीडरशिप डेवलप हो सके, तो इसके पीछे का सच संघ था। संघ नहीं चाहता कि सिख लीडरशिप खड़ी हो सके। 2014 के इलेक्शन को देखो, 2017 के इलेक्शन को देखो, 2019 के इलेक्शन को देखो, 2022 के इलेक्शन को देखो। अब 22 में एक नया रूप हमारे सामने आता है। 22 में जैसी सरकार आई, क्योंकि वो कोई आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, वो एक विकल्प को वोट मिल रहा था कि ना तो हम अकालियों से खुश हैं, ना हम कांग्रेस से खुश हैं, ना हम किसी और से खुश हैं, तो हम वोट किसको दें? तो जो सामने आया सिखों ने और खासतौर पर पंजाब ने उनको वोट दे दिया। अब उनकी 92 सीट हो गई। तो 92 सीट कोई आम आदमी पार्टी की नहीं, उसमें सब मिक्स्ड हो गए। कोई खालिस्तानी होंगे, कोई उस विचारधारा के होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ दूसरे टाइप के लोग होंगे, कोई गर्म ख्याली होंगे, वो सारे इकट्ठे हो गए। उस इकट्ठे होने का नतीजा ये निकला कि आज जब पंजाब में सिख कोई लीडरशिप रही नहीं तो वो क्या करे? तो अब वो लीडरशिप के लिए बिल्कुल खाली पड़ा। तो एक वारिस पंजाब के नाम से दीप सिद्धू आ गया। उसने कहा कि सिख गुलाम हैं, सिखों को दोबारा से ये उठाना चाहिए, वो खालिस्तान की बात करने चाहिए। क्योंकि इन द मीन टाइम जो किसान आंदोलन हुआ, वो किसान आंदोलन ने फिर से एक नई राह खोल दी, जो सरदार मनमोहन सिंह के समय प्रधानमंत्री रहते रास्ता खुला था कि सिख, मुस्लिम, हिंदू सब एक मंच पर आ गए। ऐसा लगता था कि सिंघू बॉर्डर पर अगर किसी ने देखा हो तो ऐसा लगता था कि भारत का अगर किसी ने दर्शन करना हो तो सिंघू बॉर्डर चला जाए। वो इकट्ठे बैठे थे, इकट्ठे सारे काम कर रहे थे। तो उसको तोड़ा कैसे जाए? उसको तोड़ने के लिए जो 2022 में अगर केजरीवाल के उस समय के 2 बयान देख लें, एक तो वो खालिस्तानियों की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ लुधियाना में जब एक भाषण देते उन्होंने कहा कि वो हिंदू रक्षक के तौर पर भी सामने आना चाह रहा था। तो ये क्या था? तो ये बिल्कुल एक था कि पंजाब में सिख लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उसके बीच में जो ये लीडरशिप उभर कर सामने आई, ये कहाँ से आई? ये सवाल हम सब के सामने, ये सिखों के सामने भी है कि ये अमृतपाल कहाँ से आया, दीप सिद्धू की एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये हमारे सामने सवाल खड़े हैं। और जब अमृतपाल आया तो इसने क्या किया? इसने एक नए किस्म का, आज कल ही आपने देखा होगा तो जो सूचना तंत्र बता रहा था कि वहाँ खालिस्तान का झंडा भी बन गया, वहाँ खालसा का एक डॉलर भी तैयार हो गया, वहाँ फोटो लगी हुई है
भिंडरा वाले की, और एंड सो फोर्थ। और उन्होंने एक आनंदपुर खालसा फौज भी तैयार कर दी और उसके नंबर, बेल्ट नंबर भी दे दिए। तो ये सारा इसका मतलब ये है कि अमृतपाल के पीछे का सच, हमारा ये कहना है कि ये अब सरकार का फर्ज बनता है कि आम आदमी, आम देश में आम लोगों को ये पता लगे कि इसके पीछे का सच क्या है। सिख बहुत दिक्कत में है, उसको पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बदनाम किया जा रहा है। लोगों के मन में है कि शायद सिख 1984 की तरफ बढ़ गए, जबकि सिख आज भी ना तो 1984 में खालिस्तानी था, ना आज वो खालिस्तानी है, और ना ही उसका कोई मंशा ऐसा है। वो ये तो मानता है कि सिखों को जो गांधी और नेहरू ने वचन दिया था, वायदा किया था कि सिखों को एक इलाका ऐसा मिले जिसमें वो अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और अपनी विरासत को बचा सके, और उसमें इसलिए पंजाबी सूबा बना, और पंजाबी सूबा बनने का कोई और कारण नहीं। और पंजाब सूबा बनना अपने आप में वो काफ़ी था और है, जिसमें अगर बराबर का रेस्पेक्ट मिले, बराबर की हिस्सेदारी मिले और तरक्की के मौके मिले, तो ये खालिस्तान, आपने अब से पहले भी कहा हमारे चैनल पर कि खालिस्तान ना तो 84 वाला में कभी, या उससे पहले जो 80s में बहुत बड़ा हवा खड़ा था, बल्कि मुझे याद है मैंने पत्रकारिता 83 में शुरू की है, और एक ही नाम का सरकार की नज़र में कोट अनकोट आतंकवादी हर 6 महीने बाद मरता था, हर 5-6 महीने बाद वही नाम आता था। तो ये कभी कभी हमारे अंदर उस वक्त तो उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब बाद में हमने बहुत से वाक़यात देखे मुल्क में, तो कुछ एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट लगता है। अब ये बहरहाल इसे यकीन के साथ तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक सवाल है जो सबको गौर और फिक्र करना चाहिए। अब ये बताइए कि ये जो अब खालिस्तान की जो बात उठ रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिखों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कभी मांग नहीं हुई, ना पहले मांग हुई ना अब मांग है, तो खालिस्तान के खिलाफ, फिर उसे दूसरी तरह से मैं कहूं कि देश की नेशनलिज्म के सपोर्ट में मेजॉरिटी अगर सिखों की है, तो वो खुल करके अपनी आवाज क्यों कहीं नहीं दे पा रही है। सवाल ये है कि आजकल जो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठी, आवाज इसलिए नहीं है कि जब तंत्र ही बंद हो जाए, और सारे का सारा पूरा मीडिया तंत्र, मैं उस दिन मीडिया जायजा में मैं था, तो पूरा मीडिया, आप हैरान होंगे कि आप अगर पिछले 3-4 महीने का मीडिया देखें तो हर मीडिया अमृतपाल के पास जाके उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसे बात कर रहा था। पता नहीं ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी मिल गया इनको कि जो, इसका मतलब है कि मीडिया भी यही चाहता था, या मीडिया के पीछे जो लोग खड़े थे वो यही चाहते थे कि इस आदमी से सिखों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, एक ऐसा माहौल रच दिया जाए जिससे सिख पूरे तौर पर देश और विदेश में बदनाम हो जाए। और वो क्या चाहता था, अदरवाइज मीडिया को ऐसा कौन सा आदमी मिल गया, अदरवाइज तो मीडिया किसी दूसरे आदमी का, तो मीडिया 1-2 मिनट की बाइट लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उससे पहले अमृतपाल सिंह का कोई ऐसा एक्सपोजर, कोई ऐसा जनसभा जिसमें 10-20-50 हजार लोग हों और वो तकरीर कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया अभी तक। नहीं, आप एक यहाँ हैरान होता हूं मैं कि जब मैं 2017 की बात कर रहा हूं, सिखों को उड़ता पंजाब दिखा के, वहां फिल्म दिखा के केजरीवाल एंड कंपनी ने, आम आदमी पार्टी ने ये क्या किया कि सिख ही नशेड़ी पेश कर दिया और सिख ही धंधेबाज, नशे का धंधेबाज पेश कर दिया उस पिक्चर में। उसके बाद ये कहेगा पंजाब में तो सिख जो है वो नशेड़ी है, इसका मतलब यही सिद्ध करना, जबकि सिखों में इवन तंबाकू आदि नशा करने में भी उसको पतित डिक्लेयर किया जाता है, तो उसको तो सिख ही नहीं माना जा सकता। तो मेरा ये कहना है कि सिखों को बदनाम करने के लिए ये जो 2017 से एक रास्ता चला, और जो 2022 की जब ये इलेक्शन हुआ, इसके बाद ये लगा कि, और ये जब आदमी आया, इससे यही प्रचार करवाया गया कि जी मैं जो सिख नशेड़ी हैं, मैं उनको अमृत छका रहा हूँ, अमृत छका के वो उनको ठीक कर रहा हूँ। अमृत छकाना कोई नशे, अमृत छकाना तो एक शपथ है कि मैं आज शपथ लेता हूँ, मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा, जो समाज के हित के हैं वो मैं काम करूंगा, जो समाज के खिलाफ है वो मैं काम नहीं करूंगा। समाज के हित में मैं समाज के प्रति संगत और पंगत की बात करूंगा। गुरु पंथ का यही अर्थ है। तो मेरा ख्याल है कि ये शपथ को भी इन्होंने तोड़ा। मुझे तो अफसोस अकाल तख्त के जथेदार पर हुआ
और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर हुआ कि उनको ये यहां तक पहुंचे 27 मार्च 2023 को जो मीटिंग अकाल तख्त पर अकाल तख्त के जथेदार ने बुलाई है, क्या वो 6 महीने पहले उनको ये नहीं लग रहा था कि ये काम गलत हो जाएगा, ये रास्ता ही गलत है? तो हम तो उससे सवाल पूछते हैं कि अकाल तख्त जथेदार भी ना इस बात को समझ सका। उसके वहां की पुलिस, जो 8 जिलों की पुलिस एक आदमी के पीछे लगाई है, 8 जिलों की पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही, और पूरी CRPF और पैरामिलिट्री फोर्स आप उसको लगाए, उसका पता ही नहीं लग रहा कि वो कहाँ। तो इसका मतलब है कि ये सरकार को बताना चाहिए कि आप सिखों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, उसको किस कैटेगराइज करना चाहते हैं। क्या सिखों को बदनाम करके इस देश में एक नए किस्म का राष्ट्र पैदा करना चाहते हैं? अच्छा, मुझे इस बीच में एक बात बड़ी दिलचस्प याद आ गई। पिछले दिनों जब वो कोरोना के मामले में जमात वालों का चक्कर चला, निजामुद्दीन के मरकज बंद हुआ, आधी रात को 2-3 बजे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब दाभोल साहब मौलाना साद से जाकर के मिले, जो उनकी नजर में सबसे बड़े रिंग लीडर समझ लीजिए उनके थे, मजहबी वो थे, लेकिन मैं अब इसलिए कह रहा हूं कि उनको सबसे बड़ा क्रिमिनल बना करके पेश किया गया मीडिया में। लेकिन थाने से लगी हुई दीवार, एक ही दीवार थाने की है, वो उसमें रहे या उसके अलावा जहां भी रहे, उनकी मुलाकात वहीं हुई, ऐसी रिपोर्टें आ गई, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिले कभी भी। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या बिल्कुल उसी तरह का तो खेल नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि एक लड़का जिसकी उम्र 29 साल हो, वो केसाहीन हो, वो केस भी ना रखता हो, और वो अचानक आके अमृत छक ले, और अमृत छकन के बाद अपने पगड़ी और ये सारा, और फिर भिंडरा वाले के उसी गांव में जाकर उसको एक पगड़ी पहना दी जाए, और सारे लोग फिर इतनी महंगी महंगी कारें और महंगे महंगे सारे सिस्टम उसको दे दिए जाएं, और शायद लोग इतने उसके पीछे दौड़ पड़े कि शायद सारा पंजाब उसके तरफ दौड़ता नजर दिखाया जाए। मैं समझता हूं कि इसके पीछे का सच कुछ और है, और ये मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार को ये सच बताना चाहिए, और सिखों को आज ये मौका है, उनको समझना चाहिए। अगर सिख लीडरशिप नहीं रही और सिख चिंतकों को सामने आना चाहिए, सबको बैठकर ये समझना चाहिए कि आज देश कहाँ जा रहा है। मैंने अभी भी, आपने देखा होगा, IMCR की मीटिंग में मैं था, जी। और बाकी अभी भी मैं जयपुर में भी उस मीटिंग में जाकर आया। हमने गांधी पीस फाउंडेशन में भी एक मीटिंग की। हमारी कोशिश ये है कि एक रिश्ते जो सिख, मुस्लिम और हिंदू के बन रहे हैं, इनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि सिख चाहे वो 1.5-2%, 2.5% आबादी है, वो मुस्लिम और हिंदू को जोड़ती है। हमारा फर्ज बनता था कि हम कोशिश करें कि इन सबको जोड़ें और इकट्ठा करें। आज पंजाब की स्थिति वो नहीं रही। पंजाब में आज सिख की जो पॉपुलेशन है, जिस सिख की पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो 52% है। वो भी मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वो भी सारे एक तरह के सिख नहीं है, अलग अलग विचारधाराओं के सिख हैं। उनकी 48% वहाँ पॉपुलेशन तो दूसरी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का, अगर आप वहाँ का हालात देखें तो उन्होंने अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई हुई है। जहां भी देखेंगे अंबेडकर और भगत सिंह, वहां कोई बाबा खड़क सिंह की फोटो नहीं है, वहां महात्मा गांधी की भी नहीं है। नहीं, उनको तो वो चाहिए कि जो इस रास्ते पर, वो शायद भगत सिंह को दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप को वो पेश करना चाहते हैं। हमारा ये इतराज है उनसे। तो ये एक तरह से भगत सिंह को भी उस लाइन पर ले जाकर के दिखाना चाहते हैं कि वो अलगाववादी खालसा नजरिए को वो सपोर्ट करते थे, या उनका बहरहाल अपने तरीके नहीं। जबकि एक बात मैं आपसे इंटरप्ट कर रहा हूं। अब जब भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह अगर बम, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, अगर वो बम फूटता है तो भगत सिंह वहीं खड़े होकर अपना रेस्ट लेता है। और ये कौन सा हुआ कि अजनाला में किसी तेरे साथी को पकड़ लिया गया, वो क्या 9 थानों की पुलिस बीच में है, जहां से तुम चले और वहां अजनाला तक आए, आपको किसी ने पूछा नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की आप पालकी लेकर वहां थाने में पहुंच रहे हैं, और वहां जाके उसका, तो क्या पुलिस को ये पता नहीं लग रहा था? और वहां जाके कहो कि ये तो हम इसलिए नहीं कर सकते, तो 9 थाने क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे थे। क्या आप सिखों में एक उनके अंदर भड़काहट पैदा कर रहे थे, उग्रता पैदा हो जाए? क्या ये उग्रता करने का रास्ता था? आज सिख शांत है
सिख चाहता है कि हम सब मिलकर रहें, मिलकर आगे बढ़ें। और ये आपने और हमने देखा है, पिछली कुछ मीटिंगों में भी आपने देखा होगा, हमारी कोशिश ये है कि आज ज़रूरत है सिख को अपनी वो फर्ज अदा करना चाहिए जो गुरुओं के समय हुआ, जो 1920 में बाबा खड़क सिंह ने कहा था, और जो मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द जब बाबा खड़क सिंह सिख लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर थे, उस समय जो मोहम्मद अली जौहर के शब्द थे वो ये थे कि आओ मिलकर आगे बढ़ें, तभी हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकते हैं। इसी तरह इसी आधार पर आज सिख उसी रास्ते पर बढ़ रहा है, और सिख का ये फर्ज बनता है जो गुरुओं ने उसको कहा कि सिख और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कड़ी का काम करे, उनको मिलाने का काम करे। और ये जो रास्ता चुना गया, हमें खतरा है कि ये फिर तोड़ने का रास्ता है, ताकि सिख ही इसमें से खत्म हो जाए तो मुसलमान और हिंदू के बीच में वही संघर्ष पैदा कर दिया जाए जो पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं। यानी उसमें 2 टारगेट हैं, एक ये कि सिखों को इसमें एंगेज कर दिया जाए, बिजी कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, और ये हिंदू और मुसलमान के बीच कड़ी ना, हाँ बिल्कुल सही बात आपने, कड़ी ना बन सके ना। तो ये एक तरह से देश में हालात खराब करने के ही इंतजामात हैं, ऐसा सामने सामने लगता है। तो इसमें अब इसको सरकार से तो आपने मांग कर ली, आप अपनी सतह पर क्या कर रहे हैं ताकि ये खालिस्तान वाला मामला उस तरह से ना उठ सके जिस तरह से कुछ शरारती लोग उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए क्या कुछ सोचा है? मुझे अभी परसों टेलीफोन आया पंजाब से। हाँ। उन्होंने कहा कि दया सिंह जी, इस समय ज़रूरत है आपको आगे आने की। जो बात आप कर रहे थे और पिछले 15-20 साल से आप इस बात को उठा रहे हैं कि हमें मिलकर चलना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो रास्ता आपका था उस पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और उन चिंतकों को सिर्फ मैंने कहा है कि ये जो रास्ता, ये आपको समझना चाहिए, ये रास्ता हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी का जो विचार, और जो पंजाब हमारी कर्मस्थली रही है, वहाँ शांति और स्थापित हो और आपस में भाईचारा स्थापित हो। हम ये दूरियां बांटना चाहते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम लोगों के बीच में हो सकता है अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि मेरा ये मानना रहा कि मैं हर 15 अप्रैल को एक यात्रा ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि गुरु नानक का प्रकाश पर्व 15 अप्रैल को है। वो जो कार्तिक पूर्णिमा की बात करते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता नहीं है, ना ही उसको इतिहास एक्सेप्ट करता है। तो मेरी हर साल में कोशिश रहती है कि मैं 15 अप्रैल को एक यात्रा के तौर पर लोगों के बीच में जाएं, उनकी समझ करें, और तब तक हो सकता है कि सरकार भी किसी निर्णयजनक स्थिति पर पहुंच सके। हमें अभी भी आशा है कि सरकार को ये रास्ता त्याग करके, बजाय कि इस रास्ते पर लोगों को ले जाए, उसकी बजाय कोशिश करनी चाहिए कि आपसी रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि शांति और आपस में सद्भाव पैदा हो पंजाब। जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, देश के लिए सद्भाव, आपसी प्यार मोहब्बत, कम्युनल हार्मनी, इसको बनाना एक हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। सियासी लोग जो हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ करके सही वक्त पर, जिसे कहते हैं ना जन चेतना, अवेयरनेस, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और देश में आपस में मिलकर के, मोहब्बत से ही रह करके मुल्क तरक्की कर सकता है, समाज तरक्की कर सकता है। इसके लिए हमें, आपको सभी को काम करना चाहिए। और पंजाब में जिस तरह से एक तरह से भड़काने का जो काम किया जा रहा है, वो किसी तरह से रुके, संभले और देश की बेहतरी के लिए कुछ काम हो। सरकार को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाए, को इससे पहले कि कुछ हालात हाथ से निकल जाएं, उससे पहले ही उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने हमें समय दिया। ये खालिस्तान वाला मामला जो है, इस पर बहरहाल नजर रखने की जरूरत है कि आखिर इसको क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है। फिर सवाल वही है, हमें आपको सोचने समझने के लिए कि क्या वो किसान आंदोलन जो है वो आंखों में किरक तो नहीं रहा आरएसएस और बीजेपी के? क्या उसी वजह से ये एक साजिश शुरू की गई है? चूंकि आपको याद होगा, दीप सिंधु जो लाल किले पर झंडा फहराने की बात, खालिस्तान के झंडे की बात की गई थी और उस तरह की वाकयात हुए थे,
उससे एक चीज़ उठाई थी ताकि ये सिखों को बदनाम किया जा सके, और अब फिर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है अमृतपाल सिंह के जरिए। कैसा मुमकिन है आज के ज़माने में, जब मोबाइल सर्वेलेंस हो जाता है, एक एक मिनट का पता रहता है कौन किधर जा रहा है, किसको फ़ोन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे वक्त में एक आदमी नहीं मिल रहा और रोज़ाना हेडलाइन के ज़रिए भड़काने का काम किया जा रहा है। आखिर इसका क्या मकसद है वो समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।